हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कन्हैया यादव और आप देख रहे हैं फिजिक्स 369 द की टू कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियोस में हमने इलास्टिसिटी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी और बहुत सारे मैथमेटिकल फाउंडेशन देखे, लेकिन एक मैथमेटिकल फाउंडेशन अभी भी रह गया है, वो है स्ट्रेन एनर्जी। सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? हमें पता है कि जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल्स और एटम लगते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स। इनकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं और एक मटेरियल का साइज या शेप इंटैक्ट रहता है। बट व्हाट हैपन, जब हम मटेरियल को खींचते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम है एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और इस वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होने लगती है, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक एनर्जी भी कहते हैं या फिर स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी जो कि हमारा टॉपिक है, स्ट्रेन एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मटेरियल को जब खींचते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है, और हमने पिछले वीडियोस में देखा है एक्सटेंशन होने को ही हम स्ट्रेन करना कहते हैं या खींचना कहते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। सो हाउ यू विल डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी? तो एक पर्टिकुलर केस में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो केस है कि किसी एक वायर या रॉड को हम अगर किसी रिजिड सपोर्ट से लटकाएं और उसको नीचे की तरफ खींचे लोड लगाकर या वेट डालकर उस पर, तो उसमें जो स्ट्रेन जनरेट होगी उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि एक कोई रॉड है जिसकी टोटल लेंथ L है। इस L लेंथ वाले रॉड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वो इनिशियली खींचा हुआ बिल्कुल नहीं है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, हम मटेरियल पे नीचे लोड लगा रहे हैं और फोर्स बढ़ाने की वजह से उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आ गई है। उस एक्सटेंशन को मैं कह रहा हूँ X। बट अगर मैं कंटिन्यू करूँ और फोर्स और बढ़ाऊँ, पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाऊँ और खींचकर उसको एक नए लेंथ तक पहुँचा दूँ जिसको मैं कहूँगा स्मॉल l स्ट्रेन, और ये जो पर्टिकुलर एक्सटेंशन है हमने यहाँ अगर रोक दिया मटेरियल को, तो फ्रॉम 0 टू L की जो लेंथ है इंक्रीज की गई है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगी खींचने में, सो उसको डिफाइन करने से पहले कुछ रिक्वायर्ड चीजें, जैसे कि यंग्स मॉडुलस हमने पहले से पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, एक्चुअली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉन्जिट्यूडनली काम कर रहे हैं, तो हम बार बार उसे लिख नहीं रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडनल या फिर टेंसाइल है या फिर कंप्रेसिव है। हम क्लियरली सी कर सकते हैं कि ये एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस या स्ट्रेन दिया जा रहा है, और जिसका हमने देखा था एक्सप्रेशन की FL अपॉन AL, जहाँ पे F टोटल फोर्स है मटेरियल पे लग रहा, L ओरिजिनल लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और स्मॉल l जो है वो है एक्सटेंशन। सो बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली फोर्स टोटल लगता कितना है। L एक्सटेंशन करने के लिए YAL अपॉन कैपिटल L फोर्स लगता है मटेरियल में, बट हम लोगों को पता करना है कि टोटल एनर्जी कितनी इसमें पुट की गई है मटेरियल को खींचने में। सो वी नो दैट कि एनर्जी जितनी भी पुट की गई होगी वो वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेन एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर होने वाला है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि वर्क डन क्या होता है? तो वी नो दैट कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने पे हमें वर्क मिलता है। थिंग इज कि इस मटेरियल को खींचने में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। सो दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके वर्क नहीं निकाल सकते। रीजन ये है कि फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। सो दैट मीन्स हम लोगों को उस पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में तोड़ना होगा। सो मटेरियल पहले कुछ खींचा, उसको मैं कहता हूँ dx चेंज। ये बहुत ही छोटा चेंज है, विजिबल होने के लिए बड़ा बनाया गया है, तो ये बहुत ही छोटा चेंज है, इतना सा, जिसको मैं कह रहा हूँ dx चेंज। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लगाया हुआ फोर्स F है, क्योंकि एक बहुत छोटे से चेंज में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के फोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली दोनों पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा होगा। फिर थोड़ा सेकेंड स्टेप में और dx हमने खींचा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फिर से कुछ अलग फोर्स लगा, तो पहले F1 लग रहा था, अब F2 लग रहा है, और इस तरीके से मैंने उसको कई स्टेप्स में खींच के
एल लेंथ तक खींचा, फ्रॉम 0 से लेके एल तक मैंने उसको खींचा और इसको छोटे छोटे dx स्टेप्स में कट कर दिया। नाउ एवरी स्टेप में होने वाला वर्क dw1 इज इक्वल टू f1 dx, दूसरे स्टेप में हुआ वर्क dw2 इज इक्वल टू f2 dx, और इस तरीके से मैं सभी स्टेप्स के में कितना वर्क किया गया है वो लिख सकता हूं। नाउ टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इन सभी को प्लस करना होगा और सभी को प्लस करने पे हमें मिलेगा टोटल वर्क डन, और इसी को हम इंटीग्रेशन की भाषा में लिखते हैं फ्रॉम 0 टू L dw। तो हर एक स्टेप में वर्क 0 से लेके L तक खींचने के लिए जो भी हुआ सबका एडिशन, ये इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। नाउ हमें पता है कि अगर टोटल वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से होती है, इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से होगी और उस समय का जो भी इंटरस्टेनियस फोर्स होगा वो मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इंटरस्टेनियस फोर्स निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स जो है लेंथ कितना एक्सटेंड किया है इस पर डिपेंड करता है। तो एक किसी भी आर्बिट्ररी वैल्यू x के लिए अगर हम लोग यही इक्वेशन लिखें तो फोर्स जो होगा इंटरस्टेनियस फोर्स, वो इंटरस्टेनियस फोर्स होगा y a अपॉन l, लेकिन l की जगह होगा x क्योंकि हमने एक्सटेंशन ही x का दिया है। इस केस में टोटल एक्सटेंशन की बात की है तो टोटल फोर्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन दिया है तो उसके लिए स्मॉल फोर्स आया, और ये स्मॉल फोर्स ही जो है वो इंटरस्टेनियस फोर्स है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो स्टेप लिया जा रहा था। नाउ मैं dw की जगह f इंटू डी एक्स सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, f इंटू डी एक्स। नाउ इंटरस्टेनियस फोर्स हमें अभी अभी पता चला है कि इंटरस्टेनियस फोर्स जो हमारा है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है और उसमें यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे f की जगह तो हमें मिलेगा एक नया इक्वेशन। वो नया इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा, एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी, मैं सिर्फ E लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L y ax अपॉन L इंटू dx। नाउ इस पर्टिकुलर केस में यंग्स मॉडुलस मटेरियल का नहीं बदलने वाला बिकॉज मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नियरली अनचेंजेबल है, हमारा एजम्पशन है कि एरिया चेंज नहीं हो रहा। लेंथ ओरिजिनली जो था वही है, ओरिजिनल लेंथ नहीं चेंज होने वाला, खींचे हुए लेंथ की हम बात नहीं कर रहे। और ये एक्सटेंशन जो है सिर्फ यही एक चीज है वेरिएबल जो x पर डिपेंड करती है बिकॉज इट इज x। सो इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से y a l कांस्टेंट है और वो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूं इसी सेम इक्वेशन को फ्रॉम y a अपॉन l बाहर लिखते हुए फ्रॉम 0 टू L x इंटू dx। सो इंटीग्रेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए इस इंटीग्रेशन का पार्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एनर्जी इज इक्वल टू y a अपॉन l, इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट है 0 से l। नाउ एक लिमिट 0 है और दूसरी l है। l लिमिट यहाँ पर पुट करने पे हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, बट 0 पुट करने पे हमें 0 मिलने वाला है। दैट मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला y a, पहले l पुट करेंगे अपर लिमिट जो कि l स्क्वायर और नीचे 2l माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, बट लोअर लिमिट पुट करने से आंसर 0 आता है इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं। आगे -0 है बट डजंट मैटर, मैथमेटिकली मैटर नहीं करता कि सेकेंड पार्ट क्या है। सो दिस इक्वेशन is useful for finding out the total elastic energy in particular extension of any wire or rod। So किसी वायर को नॉर्मली अगर हम खींच रहे हैं तो उसमें टोटल कितनी इलास्टिक एनर्जी होगी इससे तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला उतना यूजफुल नहीं है, या ये क्वांटिटी जो इलास्टिक एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी है इतनी यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई मुझे पूछेगा क्वेश्चन कि मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, सो नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि हाउ मच मटेरियल, कोई मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि जितना बड़ा मटेरियल होगा उसमें उतनी ज़्यादा इलास्टिक एनर्जी स्टोर की जा सकती है, उसको खींचने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा।
सो ये एक ऐसा यूनिट नहीं है जो फंडामेंटली मैं किसी को बता सकूं, या एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको मैं स्पेसिफिक बोल सकूं, तो मुझे स्पेसिफिक क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वांटिटी, वो हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ऐसे टर्म में जहां ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा, और वहां पर यह भी डिसाइडेड होगा कि कितने अमाउंट के ऊपर बात की जा रही है स्ट्रेन एनर्जी की। सो वो करने के लिए सिर्फ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू उसकी जगह पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो सिंपली वी कैन सी कि एक नया इक्वेशन मिलता है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वहां डालने पर वो होगी इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस की जगह आ जाएगा FL अपॉन AL। तो यंग्स मॉडुलस की जगह मैं लिख रहा हूं F कैपिटल L अपॉन AL इनटू बचा हुआ पार्ट AL स्क्वायर अपॉन 2L, AL स्क्वायर अपॉन 2L। सो इस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग देख सकते हैं कि एक L कैंसिल हो रहा है, वो है ये L। हम दूसरे L को कैंसिल नहीं करेंगे, उसका एक रीज़न है, आगे देखते हैं कि इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 को मैं पहले लिखता हूँ, सिर्फ एक रीअरेंजिंग का तरीका है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ F अपॉन A इसलिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि स्ट्रेस होता है। सो हम यहाँ स्ट्रेस आगे चल के सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। उसके बाद स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये भी बहुत यूजफुल है क्योंकि ये कि स्ट्रेन होता है। अब बचे क्या, हमने F और स्मॉल l कंसीडर किया, नीचे 2AL कंसीडर किया, 2AL कंसीडर किया, हमारा कैपिटल L और कैपिटल A बच रहा है, कैपिटल L एंड कैपिटल A बच रहा है। नाउ वी कैन सी क्लियरली हियर कि एरिया क्रॉस सेक्शनल इनटू टोटल लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा इस मटेरियल का या इस रॉड का, इस वायर का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था। सो बेसिकली दिस इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एंड आई कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस, जो ये पार्ट स्ट्रेस है, ये है स्ट्रेन और ये पार्ट है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को इस तरफ लेकर आते हैं और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ई के लिए मैं अभी वापस एनर्जी लिख रहा हूं, एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नाउ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा स्पेसिफिक है कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर ये बात भी हुई है कि कितने वॉल्यूम या कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल पे हम लोग एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। सो हम कह रहे हैं कि किसी मटेरियल का वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, वो सिर्फ उस मटेरियल के स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के हाफ के बराबर होगा। सो ये वाला जो है पार्ट, उसको स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक थिंग। और ये चीज़ जो होगी इसको सेंटेंसेस के तौर पे कुछ ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नाउ इसके कुछ वेरिएशंस भी बनाए जा सकते हैं, बिकॉज वी नो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो हम लोग इसके वेरिएशंस बना सकते हैं, जैसे कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेस, आई एम सो सॉरी मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ इस बात को, स्ट्रेस जो है वो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन यहाँ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिखा जा सकता है, जो आगे वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर ये वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, वहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कुछ वो इस तरीके का हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन और इंटू एक बार और स्ट्रेन यानी स्ट्रेन का स्क्वायर। सो ये एक फॉर्मूला हो सकता है। उसके अलावा हम लोग इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके का भी डाल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस यहाँ जाए, स्ट्रेन उस तरफ चला जाए, या क्लियरली यहाँ से देखें
यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के नीचे डाल दे और स्ट्रेन की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें तो फॉर्मूला कुछ होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइड में, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस आएगा और इसको भी हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर। तो इस केस में फॉर्मूला कुछ होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस एज इट इज, फिर स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन वाई डालना है तो स्ट्रेस 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय वाई, एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर दिस। सो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को या तो सिर्फ स्ट्रेस या सिर्फ स्ट्रेन या स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों की मदद से निकाला जा सकता है अगर यंग्स मॉडुलस पता हो तो। ये कुछ वेरिएशंस है उसके। वेयर एज दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलास्टिक एनर्जी इन पर्टिकुलर प्रोसेस, जबकि ये फॉर्मूला जो है ये पर यूनिट वॉल्यूम पे मटेरियल की एक प्रॉपर्टी बताता है कि कोई मटेरियल कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर कर सकता है। सो इट इज मोर यूजफुल देन दिस थिंग एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इन मटेरियल। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल में जब आती है तो इससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जब मटेरियल को मैं खींच रहा हूँ तो मटेरियल में एनर्जी स्टोर हो रही है, करेक्ट है, लेकिन जब मैं मटेरियल के ऊपर से प्रेशर, लोड या फिर स्ट्रेस रिलीज करता हूँ तो स्ट्रेन कम होने लगता है, और जब स्ट्रेन कम होगा तो ये एनर्जी कहाँ चली जाती है। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में एनर्जी जो होती है कई फॉर्म्स में रिलीज होती है। कुछ मटेरियल्स में ये साउंड के फॉर्म में रिलीज हो सकती है, कुछ मटेरियल में ये हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, बहुत रेयर केसेस में कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जहाँ ये लाइट के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम मेटल्स को एक दूसरे पे टकराते हैं तो हम बेसिकली एक तरीके का फोर्स ही डाल रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मटेरियल में सडन कंप्रेशन या इलॉन्गेशन की वजह से वहाँ चिंगारी निकल आती है, तो दैट इज अ थिंग। आवाज़ें भी निकलती हैं कई बार, बिकॉज गिटार का वायर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें मटेरियल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो रीगेन करने की कोशिश करता है अपनी पोजीशन, तो जो गिटार का वायर है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी डिसिपेट करता है। या सिंपली किसी वायर या किसी प्लास्टिक के टुकड़े को कई बार अगर मोड़ो और सीधा करो तो उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है मोड़ने की वजह से, इसकी वजह से वो मटेरियल जिस जगह मुड़ता है वहाँ पर हो जाता है हीटेड हो जाता है। सो इससे भी हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है मटेरियल से। पर ये जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, कुछ मटेरियल्स में ये टाइम लेता है हीट रिलीज करने में और कुछ मटेरियल में ये कम टाइम लेता है। सो दैट इज वाई मटेरियल के अंदर हीट के प्रोडक्शन की वजह से उसमें एक छोटी बहुत बदलाव आती है और उस बदलाव से एक नया फेनोमेना उभर कर आता है मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अभी इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या है वो हम देखेंगे, उससे पहले आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो इस डेरिवेशन का। ओके, सो किसी भी मटेरियल को जब हम खींचते हैं तो इलास्टिक हिस्टेरेसिस में होता क्या है, जब हम मटेरियल को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेस बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ती है और कुछ तो ग्राफ का कर्व आता है। फॉर मटेरियल विच आर वेल इनटू हुक्स लॉ उनके ये ग्राफ बहुत ही स्ट्रेट होते हैं, जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया है, और उसके बाद एक पॉइंट आने के बाद ये ग्राफ प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं। बट इलास्टोमर्स के जो होते हैं ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं होते, ये हुक्स लॉ को अच्छे से फॉलो नहीं करते, इसलिए ग्राफ इनके शुरू से ही कुछ अजीब शेप के हो सकते हैं। और स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये हो गई लोडिंग, दैट मीन्स मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, लोड बढ़ा रहा हूँ और स्ट्रेन जनरेट कर रहा हूँ। बट व्हाट हैपन्स जब मैं स्ट्रेस कम करूँगा, दैट मीन्स अनलोडिंग। तो देखा गया है कि जितने मोस्ट इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो एग्जैक्टली वही ग्राफ फॉलो करते हुए रिटर्न नहीं आते। दैट मीन्स जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेन आ रहा है, इस पर्टिकुलर y स्ट्रेस देने पर अगर x स्ट्रेन आया, लेकिन लोडिंग के समय ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर जगह नहीं रहता, यही सेम स्ट्रेस अगर मैं दूंगा और मैं अनलोड कर रहा हूँ, दैट मीन्स
मैंने पहले बढ़ाकर ऊपर लेकर गया, अब मैं स्ट्रेस कम कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस कम करके वापस मैं इस पोजीशन पे आऊँगा एक पॉइंट पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस समय स्ट्रेन उतना नहीं रहता जितना लोड होते समय था। स्ट्रेन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है लोडिंग के समय के कंपैरिजन में, अनलोडिंग में स्ट्रेन ज़्यादा रहता है और एक नया ग्राफ बनता है रिटर्न आते समय। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग स्ट्रेन एक ही स्ट्रेस पे मिल रही है। इस वाई स्ट्रेस पे मुझे एक लोडिंग के टाइम मिल रहा है और एक स्ट्रेन अनलोडिंग के टाइम मिल रहा है। दैट मीन्स मेरा स्ट्रेन लोडिंग पे अलग है और अनलोडिंग पे अलग है। और क्लियरली ये भी देखा जा सकता है अनलोडिंग का स्ट्रेन ज़्यादा है लोडिंग के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है और ये मटेरियल थोड़ा लेट क्यों पहुंचा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन्स हैं जाते समय कम है और आते समय ज़्यादा है। और ये क्यों होता है और इसके बीच के रीज़न क्या स्पेसिफाई करते हैं, ये हिस्टेरेसिस का मेन फिनोमेना है। सो हिस्टेरेसिस ये बताता है कि कोई मटेरियल अपने गोइंग पाथ और कमिंग पाथ को कितना क्लोजली फॉलो करता है। जितना क्लोजली फॉलो करेगा हिस्टेरेसिस कम होगा और जितना लूजली फॉलो करेगा उतना हिस्टेरेसिस ज़्यादा होगा। सो ये जो एरिया है दोनों कर्व्स के बीच का, ये डिटरमाइन करता है कि मटेरियल में कितनी हिस्टेरेसिस है। तो इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ये कर्व बना हुआ है, तो अगर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से दिया जाएगा। और स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से हमने देखा है कि इलास्टिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाला जा सकता है पर यूनिट वॉल्यूम में। दैट मीन्स हिस्टेरेसिस इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। दैट मीन्स जाते समय जितनी एनर्जी ली, आते समय वो एनर्जी इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट और साउंड, समथिंग लाइक दैट। इलास्टिक के केस में मोस्टली हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होने से क्या होता है, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने से एक कॉमन फेनोमेना हमें पहले से पता है कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपांशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से स्ट्रेन बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्सपांशन स्ट्रेन का बेसिक पॉइंट है। स्ट्रेन एक्चुअली एक्सपांशन या शेप या साइज में चेंज को ही कह रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से स्ट्रेन नीचे नहीं आ पाता, पर स्ट्रेस फटाक से नीचे आ जाता है। अचानक से जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो पाती। तो मटेरियल को कूल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है और मटेरियल थोड़ा लेट पहुंचता है अपने पुराने पोजीशन पे, इवन आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस। और यही एक जो लैग है स्ट्रेन और स्ट्रेस में, लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे। लोडिंग के टाइम में दोनों साथ रहते हैं, जबकि अनलोडिंग में लैग आता है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। और ये हिस्टेरेसिस में हीट डिसिपेशन होता है, और हीट डिसिपेशन इन दोनों कर्व के बीच के एरिया से डिटरमाइन किया जा सकता है। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। पर ये जो एरिया है कुछ मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का बहुत कम। जितने इलास्टिक मटेरियल हैं, इलास्टोमर्स हैं, उनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बट वहीं पर हार्ड मटेरियल्स लाइक डायमंड, स्टील वायर्स, ये बहुत ही पतला होता है। इसलिए उनका जो ग्राफ होता है उनके लोडिंग अनलोडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अच्छे हीट कम्युनिकेटर्स हैं। हीट कम्युनिकेटर का मतलब ये होता है इजीली हीट को डोनेट करने वाले या गेन करने वाले। अच्छे कंडक्टर जो होते हैं हीट के, वो इजीली हीट बाहर डिसिपेट कर सकते हैं, तो उनमें एक्सपांशन थर्मली होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि मेटल वायर्स। लेकिन वहीं पर प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, इलास्टिक्स की बात करें तो ये मटेरियल ऐसे हैं, रबर्स ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत ही बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। सो इनके अंदर जनरेट हीट बहुत ही जल्दी से नहीं निकलती बाहर, और जल्दी नहीं निकलने की वजह से ही ये थोड़ा लेट रीगेन करते हैं शेप को। और दिस इज द हिस्टेरेसिस। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को हमारे फॉलो करो, उसे सब्सक्राइब करो। कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो को लाइक करो। एंड स्टे कनेक्टेड।